सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ पंच। मैं हूं आमना खटाना। गजा जंग को 1 साल मुकम्मल हो गया और अब तक तकरीबन 42,000 फ़लस्तीनी शहीद और 97,000 ज़ख्मी हो चुके हैं, मगर इसराइल का जंगी जुनून ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा। आज हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान समेत कई ऐसे ममालिक हैं जो कि यौम यकजहती फ़लस्तीन मनाते रहे, और साथ ही साथ इस हवाले से हमने देखा कि पाकिस्तान में ऐवान सदर में ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस भी की गई, जिसमें सियासी और मजहबी जमातों के रहनुमाओं ने यकजुबान होकर इसराइली बर्बरियत की शदीद मजम्मत की और फ़लस्तीन के मसले के हल पर जोर दिया, और हमास और हिजबुल्लाह की क़यादत पर हमलों की भी शदीद मजम्मत की गई। अब ये तमाम जो हम देख रहे हैं कि इस सिलसिले में जो मामलात सामने आ रहे हैं, करारदादें हों, कॉन्फ्रेंसेस हों, इससे नतीजा क्या निकलेगा, और साथ ही साथ ये जो हम सारे मामलात देख रहे हैं मिडिल ईस्ट के हवाले से जो बात पाए जा रही है, ये मामला अब सिर्फ गजा तक नहीं है, ये मामला आगे हम देख रहे हैं लेबनान में भी इसकी आग अब फैलती जा रही है। मिडिल ईस्ट में जो लगी आग है, इसका आलमी अमन से किस हद तक हम देख सकते हैं कि ताल्लुक़ है? क्या ये मिडिल ईस्ट में ही लगी रहेगी, आगे भी मामला बढ़ेंगे? आलमी अमन का कहते हैं कि तकाज़े अगर इस आग को ना बुझाया गया। दूसरी बात ये कि अक़वाम मुत्तहिदा जैसा फोरम जो कि आलमी अमन का ज़ामिन है, उसने अब तक क्या किरदार निभाया? बहुत सारे सवालात हमारे सामने हैं। मुस्लिम उम्मा के भी अगर देखा जाए तो ये जो मुस्लिम ब्लॉक है, ये मीनिंगलेस हम देख रहे हैं, मीनिंगफुल एक्शन लेने में अब तक नाकाम क्यों है? ये मामला हमारे सामने। डिस्कशन का आगाज़ करते हैं। पैनलिस्ट का मैं तारुफ करवा देती हूँ। एहतशामुल हक साहब हमारे साथ हैं, ज़ाहिर शाह शराजी हैं, शहजादा जुल्फ़िकार हैं, और साथ ही साथ हमें स्पेशली ज्वाइन किया चेयरमैन जवानाने पाकिस्तान अब्दुल्ला हमीद गुल साहब ने। आपका बहुत शुक्रिया। आगाज़ करते हैं। एहतशाम साहब, ये तमाम मामलात 1 साल हो चुका, अभी तक अक़वाम मुत्तहिदा इस मसले का हल नहीं निकाल सका, बल्कि अगर सेक्रेटरी जनरल वहाँ के बोलते हैं तो उनको इसराइल नापसंदीदा शख्सियत कहकर उनका दाखिला बंद कर देता है। UN की जो भी हम देख रहे हैं कि वहाँ पे जो रज़ाकार हैं जो कि वहाँ पर इमदादी कार्रवाइयों में हैं, उनको भी टारगेट किया जाता है। इस मसले का हल निकलेगा कैसे फिर? अमेरिका की से है और जिस तरह अमेरिका का एक बहुत बड़ा रोल है पूरी दुनिया को आगे चलाने में, यूनिपोलर वर्ल्ड आज वही है, और जिस तरीके से सपोर्ट अमेरिका उसको कर रहा है इसराइल को, और कहा जा रहा है कि न्यू रूलिंग स्टेट ऑफ द वर्ल्ड शायद उसी को बनाने का फ़ैसला किया जाएगा। सवाल इस वक्त यह है कि 57 ममालिक, OIC, अरब लीग, पूरा आज 1 साल हो गया है। सिर्फ बयानात की हद तक बातें हुई हैं, और बाज़ जगहों पे तो सिर्फ बयान भी नहीं दिए गए। देखिए हमना, अब आज हमारे यहाँ कॉन्फ्रेंस हो गई, बज़ाहिर तो ठीक है, मौजूदा हालात में सारे इकट्ठे हो गए, इवन जमात इस्लामी भी, PTI भी अगर आ जाती तो बहुत अच्छा था, लेकिन मसला है यहाँ पे भी सियासत है। और मैं सोच रहा था अगर आज PTI की हुकूमत होती और वो कॉन्फ्रेंस ये बुला रहे होते तो पीपल्स पार्टी, PMLN, उन्होंने भी आना था। तो ये पैटी पॉलिटिक्स हमारे हैं, इससे कोई अच्छी बात नहीं होती। अगर वो आज PTI जाती तो एक बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज ऑफ वननेस जाना था। एनीवे, अब सवाल ये है कि जी एक हद तक तो ठीक है, रेजोल्यूशन बड़े स्ट्रॉन्ग पास हो गए और बहुत अच्छी तकरीर भी हो गई, लेकिन इसका फ़ायदा क्या होगा? अगर दयानतदारी से मुझसे पूछे तो मुझे नहीं लगता इसका कोई फ़ायदा होगा। देखिए हमने एक बंदा है, उसका नाम है जॉर्ज गैलोवे, आपने नाम सुना होगा, ब्रिटिश MP है, राइटर है और बहुत बड़ा ब्रॉडकास्टर है, और पूरी दुनिया उसको जानती है। जितना बड़ा सपोर्टर गैर मुस्लिम होने के वो मुसलमानों को है, पैलेस्टाइन का और कश्मीर के बारे में जो स्टैंड लेता है वो शायद कोई नहीं ले सकता। उसने इराक वार पे इतनी सख्त तकरीरें की थी कि अमेरिका ने उसको गिरफ़्तार करने का प्रोग्राम बनाया, और फिर उनकी सेनेट ने उनको बुलाया। लोगों का ख्याल था कि नहीं जाएंगे, उनकी सेनेट में उसने तकरीर की थी, मुझे अच्छी तरह याद है, पूरी दुनिया में लाइव ब्रॉडकास्ट हुई थी, टेलीकास्ट हुई थी, और इतनी शदीद तनकीद की थी और इतने आर्गूमेंट से बंदा बोला था, किसी को ज़रूरत नहीं उसको हाथ लगाने की। तो मैं बता रहा हूँ, कल मैंने उनका एक क्लिप देखा, मुझे बड़ा दुख हुआ। उसने कहा कि मुसलमानों की इस वक्त 2 बिलियन की 2 अरब मुसलमान हैं। वो कहता है मेरी नज़र में 1 अरब मुसलमान जो है ना, वो तो हिपोक्रेट हैं। वो जिस अंदाज से वो गुफ्तगू करते हैं, जिस अंदाज से मुनाफत करते हैं, उसने कहा कि इस मसले पे जिस तरह कोई आगे नहीं आ रहा, बड़ा वाज़ेह इशारा तो अरब ममालिक की तरफ था, उनकी क़यादतों की तरफ था। उसने कहा कि ये वक्त है कि ये जेनोसाइड को रोका जाए। 1 बरस हो गया और जिस तरीके से पूरा मिडिल ईस्ट को उसने आग का तूफ़ान बनाया हुआ है, और उसका हाथ रोकने वाला कोई नहीं। उसने कहा कि अगर आज सारे मुसलमान इकट्ठे होकर बयान की हद तक इकट्ठे होकर बयान देंगे तो उसका असर होगा, लेकिन अमेरिका को भी इशारा मिलता है, आमना, और इसराइल को भी कि वो तो सब डिवाइड है अपने अपने मफादात को देखते हुए। बल्कि तो अब इसराइल अब
इसराइल ने अगर शोर डाला है और अपना क्या कहते हैं ईरान के साथ पंगा उसका शुरू हुआ है तो सारे लोग खामोश हैं। अब वो कहते हैं कि जी ठीक है, ये एक शिया सुन्नी की भी बात हो रही है कि जी ये शिया और क्योंकि आबादी है, चाहे वो आपकी हिजबुल्लाह की हो, चाहे इसका क्या करना चाहिए, या आपके ईरान की हो, वो कहते हैं कि यही लड़ रहे। तो मेरा ख्याल है ये तकरीरों से बात नहीं बनेगी। यह इस वक्त एक्शन का वक्त है। क्या सारी दुनिया एक्शन लेगी? मुझे नहीं लगता। हम मुसलमान एक्शन नहीं ले रहे। चलिए सर, हम क्विकली इस पर टेक लेंगे। बढ़ेंगी, कम नहीं होंगी। सही है। अब्दुल्ला साहब, एक तो जो हम देख रहे थे वेस्टर्न ब्लॉक जो कि जमहूरियत का राग अलापता रहा है शुरू से, उनका तो मुनाफिकाना हिपोक्रेसी वाला जो रवैया है वो हमारे सामने खुल के आ गया ये 6 साल में। मुस्लिम उम्मा अब तक वो भी कुछ नहीं कर पाए। अगर मां सिवाय अगर हम बात करें जिस तरह से ईरान ने इस मामले में जो अब तक एक्शन किया है या जो मामला उनके रहे हैं, उसके अलावा अगर आप बाकियों के किरदार को देखें तो किस तरह से देखेंगे ये? देखिए, पहली बात यह है कि मेरे ख्याल में जब कश्मीर का ये वाक़या हुआ था और 5 अगस्त 2019 को कश्मीर में एक भारत ने 370 और 35A का खात्मा किया, तो उस वक्त की हुकूमत ने ऐसी कोई कॉन्फ्रेंस नहीं बुलाई और मैं पिटता रह गया कि खुदा के लिए कोई कॉन्फ्रेंस बुलाओ, इकट्ठे हो जाओ। कोविड आया, उसके ऊपर नहीं बुलाई। तो ये मौजूदा अभी एक बुलाई गई, गो के बहुत ताख़ीर से बुलाई गई, और मैंने तो ये कहा कि मेरे कत्ल के बाद उसने जफा से तौबा, हाय उस दुर्द पशमा का पशमा होना। मसला यह है कि 1 साल बाद ही बुलाई गई, लेकिन चलो कम से कम कुछ तो देर आए, दुरुस्त आए। एक जो जमहूरी अंदाज में हमने अपना पैगाम देना था वो तो अपनी जगह। अब जहाँ तक अरब दुनिया का है तो OIC का किरदार तो मेरे ख्याल में, चाहे वो कश्मीर हो, चाहे वो रोहिंग्या हो, अफगानिस्तान हो, वो बॉस्निया हो, या पाकिस्तान के मामलात हो, या अभी गजा का मामला हो, उसके ऊपर वो खामोशी इख्तियार किए बैठे हुए हैं। और आपको याद होगा कि सुषमा स्वराज जो कि भारतीय वजीर खारजा थी, उनको OIC के अंदर स्पेशली तौर पर दावत भी दी गई थी। गो के भारत के अंदर मुसलमानों की एक बहुत बड़ी आबादी है, लेकिन बतौर भारतीय वजीर खारजा वहाँ जाना एक तमस्खर से ज़्यादा मेरे ख्याल में इसको नहीं तस्वर किया जा सकता। दूसरी बात यह है कि अरब दुनिया वो है जिसके अंदर ज़्यादातर एयर बेस और नेवल बेस जो है इस टाइम पे अमेरिका के मौजूद है। अभी मैं नाम क्या लूँ, फिर लोग नाराज़ हो जाएंगे। इस टाइम पे तकरीबन 6 से 7 ममालिक ऐसे हैं जिसके अंदर बाकायदा अमेरिका के नेवल अड्डे और हवाई अड्डे मौजूद हैं। और फिर हम ये समझ रहे, तस्वर कर रहे हैं कि शायद कोई अचंबा हो जाएगा। तो हकीकत यह है कि इस टाइम पे जो जेनोसाइड जारी है और जिस तरीके से मुस्लिम कुछ मामलात हो रहे हैं, तो जॉर्ज गैलोवे जैसे बहुत सारे और लोग भी हैं जो कि यकीनन इस पर तनकीद का इज़हार करते हैं। लेकिन हकीकत यह है कि जब तक कि आपने इस सहयूनी जो टेररिज्म है इसको अगर आपने इत्तेहाद के जरिए न रोका और आपने जो अल्लाह के अहकामात के मुताबिक ना इसके ऊपर अमल किया, तो ये 1 बाय 1 एक करके तोड़ते रहेंगे। अभी जो इस टाइम पे जो बड़ी अहम बात है वो डेवलपमेंट ये है कि ईरान ने जो अभी इराक का जो कतर के अंदर उन्होंने पैगाम दिया अरब दुनिया को कि अगर आपकी तरफ से कोई हमारे ऊपर हमला आया, यानी कि अमेरिकी बेसिस से हमला आया, तो हम आप पे हमला कर देंगे। जिसके ऊपर उन्होंने कहा कि जी हमारी तरफ से कोई आपके ऊपर हमला नहीं आएगा और ना ही हम अपने बेसिस जो अमेरिका के हैं उनको आपके खिलाफ इस्तेमाल होने देंगे। ये एक सिफारती कामयाबी है। दूसरी तरफ जो है इमैनुअल मैक्रोन जो कि फ्रांस के सदर हैं, उन्होंने ये कहा है कि जी हम असले की सप्लाई जो है वो ईरान जो इसराइल है उसको तर्क कर रहे हैं। तो ये एक मेरे ख्याल में कुछ डेवलपमेंट हुई है और ये लग रहा ये है कि इसराइल को पता चल गया कि उसका जो डिफेंस मैकेनिज्म है, जो उसका आयरन डोम है और दीगर जो डिफेंस मैकेनिज्म है, उनके अंदर बहुत सारे झोल आ गए हैं और अब वो किसी सूरत कोशिश कर रहा है कि वो मामलात को अफाम और तफहीम के साथ तय करे, लेकिन ये जंग तो फैल गई है। ठीक। शाह साहब, ये UN के अहकामात हों, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के अहकामात हों, ये तो कुछ काम नहीं कर पाए। क्या दुनिया को भी इस मामले की संगीनी का इदराक नहीं है कि ये जो आग है मिडिल ईस्ट तक जो आगे फैल रही है, ये दुनिया के अमन पर भी ये साए या खतरात जो हैं मंडला सकते हैं? देखिए, मेरे ख्याल में UN के सिस्टम को तो मैं बार बार यही हमेशा कहता रहा हूँ, बल्कि बाकी हमारे साथी भी एग्री करते हैं कि एक रिडंडेंट सिस्टम है जो कि सुप्रीमेसी ऑफ कुछ पावर्स की जो दुनिया के अंदर इम्पोज करने के लिए और दुनिया के बाकी कौमों को ग़ुलाम बनाने के लिए। और सबसे ज़्यादा इस वक्त जो सफरिंग्स हैं वो सिर्फ मुसलमान ममालिक के हैं और इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि UN का एक सिस्टम इनडायरेक्टली तमाम इस्लामी दुनिया को हर लिहाज से कोर्स कर रहा है, उसकी इकॉनमी को क्रिपल करने की कोशिश कर रहा है। वो आपस में शिया सुन्नी और दूसरे जो मसलकी फसादात बनाए जा रहे हैं और हर जगह कोशिश की जा रही है कि चाहे वो इराक हो, चाहे वो मिस्र हो, चाहे वो लीबिया हो, चाहे वो जॉर्डन हो, हाँ
जैसे कि अब्दुल्ला भाई ने कहा कि जो अरब ममालिक इस वक्त फॉरवर्ड अमरीकी बेसिस के तौर पे काम कर रहे हैं, मैं तो नाम ले लूँगा, मुझे कोई फ़र्क नहीं है, सऊदी अरेबिया भी है, कतर भी है, यूएई भी है, इनडायरेक्टली वो मेरे ख्याल से इस वक्त अमरीकी नुमाइंदे। और जैसे उस दिन मैं बात कर रहा था कि अगर ईरान पे अमरीका हमला करता है, और हमला कहाँ से करेगा, वो इसराइल से नहीं कर सकता, वो इन्हीं जगहों से करेगा। और पीछे भी हमने देखा जब इराक जंग थी और कुवैत की इन्वेजन हुई तो किस तरीके से फिर आपको जो है उन शहरों के ऊपर बमबारी हुई इराक की जानिब से, जो कि फॉरवर्ड तौर पर एयर बेसिस इस्तेमाल किए जा रहे थे अमरीकी और इत्तेहादी अफवाज की जानिब से। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जो कॉन्फ्रेंस है, ठीक है, इसको आप एक कह सकते हैं कागजी कार्रवाई भी कह लें और एक फेस सेविंग भी कह लें, अपने वो कहते हैं ना खिफत छुपाने के लिए पाकिस्तानी हुक्मरान इकट्ठे हुए। मैं नहीं समझता इससे कोई फ़ायदा होगा। दूसरा, OIC और अरब लीग मेरे ख्याल में इस दौर के जो मुसलमान ममालिक हैं वो सबसे ज़्यादा मेरे ख्याल में इस इंसानी जेनोसाइड में वो बराबर के शरीक हैं। उनसे अच्छे तो वो लोग हैं मेरे ख्याल में जो गैर मुस्लिम हैं, जो कंडेम कर रहे हैं इंसानियत के नाम पे, और वो इस सेहूनी साजिश के ख़िलाफ़ ओपनली खड़े हुए हैं, चाहे वो कनाडा में, चाहे वो अमेरिका में, चाहे वो आयरलैंड में, चाहे वो यूरोपीय ममालिक में। मेरे ख्याल में एक बड़ा मैसेज है इस सोई हुई इस्लामी बरादरी को, जो कि किसी भी लिहाज से ना तो अपने मुसलमान भाइयों को बचा सके, और मेरे ख्याल में जब इन पे वक्त आएगा शायद इनका भी वही अंजाम होगा। और मेरे ख्याल में इसराइल रुकने वाला नहीं है, उसके जो एक्सपेंशनिस्ट डिज़ाइन है वो ऑलरेडी बिल्कुल वाज़े है, और जिसके अंदर ईरान भी है, जिसके अंदर पाकिस्तान भी है, और मेरे ख्याल में सऊदी अरेबिया भी शायद अगर समझता है कि वो बचा रहेगा, मेरे ख्याल में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अमेरिका के एक ही एजेंडा है कि वो इसराइल के एक्सपेंशनिस्ट डिज़ाइन को एक्सपेंड करे। दूसरा, जो एक आखिरी बात मैं करना चाहूँगा, इस वक्त रशिया और चाइना, मेरे ख्याल में तुर्की, ये अगर इस तरह इनकी जो क्रिमिनल नेग्लिजेंस और साइलेंस है, मेरे ख्याल में ये भी इंतहाई ख़तरनाक है इस तमाम खित्ते में, जो है वो जो इंसानियत के ख़िलाफ़ जराइम हो रहे हैं, ख़ासतौर पर जो मुसलमानों का जेनोसाइड हो रहा है। मेरे ख्याल में इसके रिपरकशंस इन ममालिक को भी बाद में भुगतने पड़ेंगे। प्रेसिडेंट वैसे अभी हमने देखा है कि वो बोले हैं इस मामले में, वो कह रहे हैं कि ये मामला जो हैं वो आगे तक हम तक भी आ सकते हैं। तो उन्होंने मुतालबा किया कि इनको फौरी तौर पे रोका जाए इसराइल को। जुल्फ़िकार साहब, अभी इस मसले का हल निकलता हुआ देख रहे हैं, क्या बनेगा आगे जाके, इसको रोका कैसे जा सकता है? देखिए, कुछ लोगों की तो एक्सपेक्टेशंस ये है कि पाकिस्तान जो है वो इसमें इन्वॉल्व हो जाए, और पाकिस्तान चाहे उसके पास न्यूक्लियर वेपन है वो भी उसका इस्तेमाल कर ले, और जितने वो अरब दुनिया है वो भी अपने तौर पर चढ़ाई कर दें उन पर। शायद इस तरह नहीं है। अगर आप उसके पॉलिटिक्स को देखें, मिडल ईस्ट के पॉलिटिक्स को देखें, आप शुरू से ही इन्फ्लुएंस अमेरिका के अंडर हैं। उस इन्फ्लुएंस में आप ये देखते हैं कि अंडर इन्फ्लुएंस इतना ज़्यादा आपका है कि आप उनके इवन इंटरेस्ट को सर्व करते हैं। इसराइल का क़याम जिस तरह से हुआ, बहुत लंबी बात हो जाएगी, जिस तरह क़याम हुआ, जिस तरह उसको प्रोटेक्ट किया गया, कितने ममालिक थे और कितने ममालिक ने 70s में और उससे पहले के जो जिस तरह से लड़ाइयाँ लड़ी, और उस वक्त कहते थे कि जी अरब फतह कर लेगा इसको, इसराइल को, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। और आज उस पर हम कंक्लूजन पर पहुँचे हैं कि मुसलमान ममालिक को रिसर्च पे, तहकीक पर, इनोवेशन पे, उस पर पैसा सर्व करना चाहिए, बजाय इसके कि आप सिर्फ़ और सिर्फ जो है ना, आप सिर्फ ये बात करें कि ये दुनिया है, ये दुनिया सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो सिर्फ़ एक क़यामगाह है, हम इसमें अगली दुनिया की सोचें। जब तक आप ज़िंदा हैं इस दुनिया का आपको सोचना पड़ेगा, आपको टेक्नोलॉजी की दुनिया में, साइंस में आप आगे बढ़ना पड़ेगा। आज बिल्कुल टेक्नोलॉजी की जंग है कि उनके हाथ में मोबाइल हैं और उनके हाथ में पेजर हैं और उनके हाथ में वॉकी टॉकी सेट्स हैं, वो भी फट रहे हैं। क्या वजूहत है, किस तरह है, हसन नसरुल्लाह का पता किस तरह लगाया, इस्माइल हानिया का पता किस तरह लगाया, तो ये तमाम चीज़ उसमें वो करते हैं। हाँ, मुझे नज़र नहीं आता कि ये जंग यहाँ रुकेगी, मज़ीद बढ़ेगी। इसराइल ने अपना दिफा करना है, वो मुस्तकिल फैसला कर चुका है कि मैंने अपनी मुखालिफ जितनी जो मेरी कुव्वतें हैं, आर्म्ड ग्रुप हैं, उनकी कमर तोड़नी है, मैंने उनकी कमर तोड़नी है। और मेरे ख़्याल में किसी हद तक तो कामयाब हो गया कि हमास की और इसकी हसन नसरुल्लाह की जो ग्रुप है हिज़्बुल्लाह,
उसने दिफाई या जो उनका वो सिस्टम था किसी हद तक उसको उन्होंने नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। अब बात है ईरान की कि ईरान क्या करता है, उसके बाद लेबनान जो है या आपके सीरिया जो है वो क्या करता है। मुझे नहीं लगता, ये डिपेंड करता है कि चाइना, हर मुल्क अपने अपनी सियासत को देखेगा। चाइना हो, रशिया हो, तुर्की हो, वो क्या करते हैं, किस हद तक वो जा सकते हैं। लेकिन ये बात सही है, 60s का ज़माना नहीं है। आज ईरान ने भी बावजूद इतनी पाबंदियों के, ईरान ने ये करके दिखाया कि उसके जो आयरन डूम है वो 80% तकरीबन रोकने में तो कामयाब हुए उनके मिसाइल्स, और 20% जो है वो जाके लगे। अब अंदर से बातें आ नहीं रही हैं। ईरान का दावा है कि हमने शहरी आबादियों को अवॉइड किया है, हमने उन फौजी ठिकानों को, उनके एयरपोर्ट्स को, उनके एयरफोर्स के जो वो अड्डे हैं उनको हमने निशाना बनाया है। वक्त बताएगा कि किस हद तक किया, लेकिन ये आगे बढ़ेगा। रोका उसी वक्त जा सकता है। सब अपने अपने इसमें देख रहे हैं, फ़ायदे में देख रहे हैं कि आगे ये कितना चले, कि कौन सा मौका आए उसको फिर हम रोका जा सके। ईरान कोई ऐसा एक्शन लेता है दोबारा से, फिर कोई वो नुकसान पहुंचाने को, शायद फिर उसके अमेरिका जो है वो कूद पड़े कि वो ईरान को थ्रेट करे, कि ईरान को कहे कि भाई अब आप वो ना करें, फिर सीज़ फायर हो। लेकिन अभी तक इसराइल ये समझता है कि मैं अगर सीज़ फायर करूँगा मेरे खिलाफ जाएगा, मेरे खिलाफ होगा, मैं जितना आगे बढ़ूँगा फ़ायदा मेरा है, मैं इसको क्यों, अमेरिका की शय उसको हासिल है। अभी जो दूसरे अरब ममालिक है नजर नहीं आता कि वो कुछ। ठीक है, आपका पॉइंट आ गया सर। एक ब्रेक की जानिब हम बढ़ रहे हैं, ब्रेक बाद मजीद अहम स्टोरीज उन पर बात होगी। वेलकम बैक। गुज़श्ता 2-3 रोज़ से हम देख रहे हैं मुल्की सियासत में भूंचाल का माहौल है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो प्रोटेस्ट की कॉल है, इससे हमें पॉलिटिकल टेम्परेचर काफ़ी हाई दिखाई दे रहा है। जहां एक तरफ शहर इक़्तिदार मैदान जंग का मंजर पेश करता रहा, वहीं मोबाइल फ़ोन जो सर्विसेज हैं उससे शहरियों को खासी परेशानी का सामना रहा। अगर PTI के गुज़श्ता और हालिया एहतजाज का जायज़ा लें तो दोनों ही मरतबा, यानी जिस दिन जलसा था, एक ही बात हमें कॉमन दिखाई दी, वो ये कि अली अमीन गंडापुर साहब मंजर आम से गायब हो गई अक्सर। और पिछली मरतबा भी गंडापुर की गुमशुदगी एक मुअम्मा बनी रही थी, और इस मरतबा भी तमाम मामला हल होने के बाद वो अचानक KP असम्बली में नमूदार होते हैं, और उसके बाद वो IG इस्लामाबाद को इल्ज़ाम और इल्ज़ाम ठहराते हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी इस हवाले से कह रहे हैं कि गंडापुर किसी इदारे की हिरासत में नहीं थे, छापे से पहले भाग गए थे। उधर जो गवर्नर KP हैं फैसल करीम कुंडी साहब, वो गवर्नर राज लगने का इंदिया दे रहे हैं और कह रहे हैं कि गवर्नर राज मसले का हल है, वफाकी हुकूमत इस हवाले से फैसला करे। अब जो सारी सिचुएशन है जिसमें हम देख रहे हैं कि PTI के जो सपोर्टर्स हैं वो बेयारो मददगार बिना किसी लीडरशिप के सड़क पर हैं, क्या उसका कोई फ़ायदा हो रहा है या PTI को ही नुकसान हो रहा है। अली अमीन गंडापुर साहब के हवाले से जो बातें आ रही हैं वो ये मामला आ रहे हैं कि इस जो अली अमीन गंडापुर साहब जो गायब रहे हैं, कुछ हुकूमती नुमाइंदगान जैसे ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे हैं मुझे उनका सॉफ्टवेयर अपडेट होना था इसलिए वो चंद घंटे गायब हो गए, उसमें कुछ टाइम लगता है। दूसरी जानिब PTI के जो सपोर्टर्स हैं वो भी हम देख रहे हैं सोशल मीडिया पर खासी तनकीद कर रहे हैं अली अमीन गंडापुर साहब को, क्योंकि वो लीड कर रहे थे इस मामले को। अब वो कहाँ गायब रहे, क्या वाकई जैसे हम देख रहे हैं फैसल करीम कुंडी साहब कह रहे हैं कि वो विकेट के दोनों जानिब खेल रहे हैं, ये मामला है। और साथ ही साथ इस शो का जो PTI की जानिब से कॉल दी गई है, इसका बनेगा क्या सिचुएशन निकलेगी, क्या मामला बनेंगे आगे जाके। आगाज़ करते हैं तशामुल हक साहब, इस्लामाबाद में इस वक्त क्या सिचुएशन है। एक तो आप वहाँ पर मौजूद हैं, ये बताइएगा। दूसरा, शो किस हद तक कामयाब है, लीडरशिप तो है नहीं, कहीं भी कुछ मामला दिखाई नहीं दे रहे इस तरह से। देखिए आमना, उनका तो शो तो बड़ा ज़बरदस्त कामयाब हो गया था, और जिस अंदाज से वो सब कुछ जिसको कहना चाहिए रुकावटें निकाल के ख़त्म करके, अगरचे अपने साथ सब कुछ लेके आए थे, और बहुत कुछ वहाँ पे तबाही भी फिरी और आंसू गैस भी लेके आए साथ, और उसके साथ साथ असले की भी बात होती है, और वो लेलों का भी इस्तेमाल किया गया। जो कुछ भी है वो तो अपनी जगह पे है। जो नुकसान हुआ, जो इमारात को नुकसान पहुँचाया गया, सब कुछ है, वो बड़ा अफसोसनाक है। हर दफ़ा हर हुकूमत, यही बिलावल भुट्टो साहब आए थे उस वक्त भी यही हुआ था, पीपल्स पार्टी PMLN के ज़माने भी इस तरह के वाक़यात होते रहे। लेकिन असल बात है कि जो बहुत बड़ा सेटबैक सियासी तौर पर जिसका आप जिक्र कर रही हैं आमना, वो ये है कि दूसरी मरतबा हुआ कि गंडापुर साहब कहाँ गए। लेकिन ना, मैं नहीं कह रहा, बहुत सारे लोग जिनमें सिद्दीक जान हमारे आपके कुलीग रहे हैं, वो बड़े सपोर्टर हैं उनके, वो भी सवाल उठा रहे हैं कि जी आप क्या वजह है कि जी आप बजाय इसके D चौक में रहने के आप KP हाउस चले गए, और 4 बजे के बाद आप कहाँ थे, और ये कि जो आप पेशावर में असम्बली में जाके IG इस्लामाबाद को जो ललकार रहे हैं, आपको चाहिए था कि D चौक में ललकारते। अब मैं आपको ख़बर दे देता हूँ आमना कि असल कहानी क्या हुआ क्या है।
देखिए वो थ्रू आउट KP हाउस में रहे हैं और ये गिरफ्तारियों की कहानी है, ऐसे कहानी है। कोई कहा गया जी 4 मरतबा छापा मारा गया, कोई छापा नहीं मारा गया। उसके बाद वहाँ से कितनी देर के लिए वहाँ से मोटरसाइकिल पे बिठा के उनको कोसार कॉम्प्लेक्स ले जाया गया, जो हमारी प्रीमियर एजेंसी का गेस्ट हाउस है। वहाँ पे उन्होंने 15-20 मिनट गुजारे और खड़े होकर चाय की प्याली भी पी और गपशप लगाई। उसके बाद वो आए, सोए, मज़े किए और सुबह सुबह वो कहते तहज्जुद से पहले या तहज्जुद के बाद कि नमाज के जो होती है उसके बाद वहाँ से निकल गए और KP हाउस में जाके असम्बली में उन्होंने तकरीरें की। अभी देखें सलमान अकबर राजा आमना ये कहते हैं कि जब ये चल रहा था एहतजाज तो उन्होंने कहा शाम से पहले कि जी बानी PTI ने कह दिया कि जी एहतजाज जारी रहेगा। अब मुझे बताएं कि जब बानी PTI ने कह दिया तो एहतजाज जारी रहेगा, तो पहले तो सवाल यही पूछ रहे हैं ना, उनके अपने लोग पूछ रहे हैं कि भाई गंडापुर साहब क्यों वहाँ से चले गए डी चौक से जब आप पहुँच ही गए थे, और वहाँ जाके आप ये एक दावा कर रहे हैं कि जी देखें मैंने तो जैसे वो बारलेफ लाइन जो अबूर की थी इससे आयरन डोम से पहले 73 की वॉर में अरब लीग ने जिस तरह से अरब ममालिक ने हमला किया था और बारलेफ लाइन बड़ी मजबूत थी इसराइल की, उसको तोड़ के चले गए। आप ये दावा कर रहे हैं कि जी आप सब कुछ तोड़ के डी चौक में पहुँचे, फिर आपको रुकना चाहिए था, आपकी क़यादत कह रही है रुके, आप नहीं रुके। देखिए हम ना ये जो बहुत सारी जो बातें हो रही ना, आधी से ज़्यादा क़यादत मैं ज़ाती तौर पर जानता हूँ, लोग बुरा मनाते हैं, हमारे नरम गोशा भले सारे रखे, लेकिन आपका मेरा काम जनरली बताना चाहिए कि गलती कहाँ है। देखिए ना क्यों लोग कंप्रोमाइज़ हुए हैं, आधे लोग जो बैठे हुए हैं ख़ास तौर पे वकला हज़रात, और क्यों अलीमा बाजी बार बार ये बात कहती हैं कि ये हमारे लोग ही नहीं चाहते कि बानी PTI बाहर आए, इसलिए कि सबके अपने मफादात हैं, कोई चाहते हैं जेल में रहे, कोई कहते हैं बाहर आए तो किस तरह की सूरत हाल में बाहर रहे। तो मेरा ख्याल है ये सियासी तौर पे बड़ा सेटबैक है। अब नहीं समझ आती लोगों को जी क्या बार बार आप निकालेंगे। अब जो प्लान किया गया था PTI की तरफ से कि एक बड़ा शदीद दबाव आएगा, दबाव तो बढ़ा दिया उन्होंने, अनफ तो हो गई हुकूमत ना, जिस तरह हुई जो भी हुआ, अपने लोग चले गए और जिस तरह रोका गया बेशुमार लोग गए। ये अलग बात है कि ज़्यादा तो लोग KP से आए, पंजाब से लोग नहीं आए, और शायद मेरा ख्याल है कि यही वजह है कि लोग कहते हैं जब तक पंजाब से लोग उठ के नहीं आएंगे बात नहीं बनेगी। तो पंजाब से लोग नहीं आ रहे और ये एक बड़ा सेटबैक है, बावजूद इस बात के कि कई दफ़ा कॉल दी गई कि पंजाब से जब तक लोग नहीं आएंगे तहरीक नहीं बनेगी। अब KP जिस अंदाज से एक रेजिस्टेंस पुटअप कर रहा है, मेरा ख्याल है चलें अपने लेवल तक तो है, अगरचे वहाँ देख रहे हैं लोगों की सफरिंग देख लें, मसाइल मुश्किलात, वन पॉइंट एजेंडा है कि जी जिस तरीके से हमने अपने अहदाफ हासिल करने हैं या आके एहतजाजी सियासत है। देखिए हम ना एहतजाजी सियासत एक हद तक अच्छी लगती है, लेकिन अब क्या आप अपने ऑब्जेक्टिव अचीव ना कर पा रहे हो तो मेरा ख्याल है काउंटर प्रोडक्टिव है। अब रिवाइज़ करनी चाहिए पॉलिसी, देखना चाहिए कि किन लोगों के साथ मिलके, बाकी सियासी कुव्वतों के साथ मिलके, मैं तो बार बार समझता हूँ, मैं नहीं समझता आर्ट ऑफ पॉसिबिलिटीज है कि आप किस तरह के हैं कि इलेक्शन आप जीत गए हैं लेकिन आपके मुखालफिन मजे कर रहे हैं, आप किस तरह की सियासत कर रहे हैं, आपको क्यों समझ नहीं आ रहा। शाह साहब ये अभी जो सिचुएशन बनी हुई थी, जिस हद तक हम देख रहे थे कि आगे मामला पहुंच चुके हुए थे, वहां पर PTI जब डू और डाई वाले मामला लिख रही है अपने पेजेस पे इस कॉल से पहले, और फिर जब गंडापुर साहब आते हैं उन्होंने बढ़ के बहुत मारी, लेकिन फिर फैसल करीम कुंडी साहब की बात कहीं ना कहीं इस चीज़ को तकवीत दे रही है, इस बयानियों को, वो जो कह रहे हैं कि जी ये चाहते ही नहीं बानी PTI जेल से बाहर आए ताकि ये करप्शन के वजह लूटते रहें। अब PTI के जो सपोर्टर्स हैं वो भी शक कर रहे हैं गंडापुर साहब ने बाहर आकर जो कहानी सुनाई वो तो उसका कोई तालमेल ही नहीं है। अब ना सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि मैं ये कहता हूँ कि एक चीफ एग्जीक्यूटिव एक सूबे का, मेरे ख्याल में वो पार्टी कमांडर्स नहीं है, और सियासी हैसियत मैं ये समझता हूँ कि उन्होंने एक गलत फ़ैसला किया इस तमाम तर मार्च को लीड करके। सूबे के वज़ीर आला को जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है और 90 से ज़ायद उसके MPAs हैं असम्बली के अंदर, 2/3 मेजॉरिटी से ज़्यादा है, इतने 30-35 MNAs उसकी पार्टी ने जीते, उसका ये काम ही नहीं था कि वो इस तमाम चीज़ को लीड करता। ये एक आम नुकता और ये सबसे बड़ी गलती है मेरे ख्याल में तहरीक इंसाफ के प्लानर्स की, और ये मेरे ख्याल में आइंदा भी उनको सोचना चाहिए कि ये करें या ना करें। दूसरा, बहैसियत सियासी जमात उनका हक बनता है कि वो प्रोटेस्ट करें, वो अपने लीडर की रिहाई के लिए काम करें, और उनकी एक दूसरी लीडरशिप मौजूद है। या तो ये करना चाहिए था कि आप पार्टी ओहदे हटाकर, जो MPAs MNAs हैं उनसे हटा के आप पार्टी ओहदे उन लोगों को दे जो कि ये स्ट्रगल कर सके, तो मेरे ख्याल में तहरीक इंसाफ एक बड़ी स्ट्रीट पावर है। दूसरा, आप देखें क्यों हम अली अमीन गंडापुर को क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, आपके ख्याल से क्या वो आज़ाद है? नहीं,
आपके ख्याल से जो गवर्नर यहाँ पे बैठे हैं वो आज़ाद हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं है। या आईजी जो यहाँ पे बैठे हैं क्या वो आज़ाद हैं अपने फैसलों में? ये 3 पपेट्स हैं जो कि खैबर पख्तूनख्वा के ऊपर इम्पोज किए गए हैं। एक तहरीक इंसाफ ने इम्पोज किया है, एक जरदारी साहब ने इम्पोज किया है, और तीसरा जो है आपकी फेडरल गवर्नमेंट ने इम्पोज किया है। और यहाँ अगर हम देखें तो खैबर पख्तूनख्वा के अवाम को लिटरली जो है वो हम कहते हैं ना कि बेचारों को मफलूज किया हुआ है। आप देखिए, आपकी PSDP की स्कीमें तमाम ख़त्म हो गई, 1 रुपया नहीं आ रहा। आपने जो वॉर ऑन टेरर और खैबर पख्तूनख्वा में रिहेबिलिटेशन के लिए बात की थी वो पैसा नहीं आ रहा। तो फिर खान नेट साहब हाइड्रो प्रॉफिट का जो पैसा है वो नहीं आ रहा। आपकी जो पानी की तकसीम मानी गई थी वो नहीं आ रही। और देखिए, एतमाद का मसला मैं उस तरफ आ रहा हूँ। देखिए, एक उस तरफ मैं आ रहा हूँ। वो इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि देखिए, इनका काम ही नहीं था कि ये तमाम चीज़ें लीड करते। दूसरा, लेकिन फेडरल गवर्नमेंट जो कुछ कर रही है, आप भले कहें, मेरे ख्याल से जो प्रोटेस्ट थी वो कामयाब नहीं भी रही, लेकिन मेरे ख्याल में ये वही आयरन डोम वाला काम हुआ है कि 30-40% डेंट डाल दिया फेडरल गवर्नमेंट, जितनी पैनिक हुई है। आप मुझे बताएं, आप वज़ीर आला की गाड़ियाँ तोड़ रहे हैं, वीडियो रिलीज़ हो रही है, क्या मुझे ये बताएं, अगर आप ये डी चौक में इनको छोड़ते और वो जलसा कर लेते तो कौन सी क़यामत आती? मेरे ख्याल से ना तो गवर्नमेंट को कोई फर्क पड़ता, ना PTI को कोई फर्क पड़ता, लेकिन आपने फिर एक हाइप क्रिएट करके दोबारा देखिए KP हाउस सील कर दिया। उससे क्या फ़र्क पड़ेगा कानूनी तौर पे? वो तो मतलब आप कह रहे हैं कि जी आपको मिस यूज़ किया, फलां किया, CDA जो है उसके खिलाफ एक्शन लेगी, जाके कोर्ट से रिलीफ ले लेंगे, कुछ भी नहीं होगा। लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि इस जो सियासत है वो मेरे ख्याल में उस नहज पे पहुँच गई है कि फेडरल गवर्नमेंट हर हाल में चाहती है कि वो हुकूमत करे, क्योंकि मेरे ख्याल से अगर वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं कर सकती तो उसे घर जाना होगा। मेरे इस राय भी ये कहते हैं कि उन्हें बड़ा क्लियर मैसेज दे दिया गया है कि एक जो जितनी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अगर आप कर सकते हैं करें, वरना एहतशाम साहब अगर मेरी बात से एग्री करेंगे तो ये खबर जो है वो फेडरल दारुल हुकूमत में बिल्कुल राइप है कि उन्हें फिर घर जाना होगा। और उसके रीज़न क्या है? अब मंसूर अली शाह के ड्रामे को छोड़ दें कि 25 के बाद आके वो तहरीक इंसाफ के हक में फैसले करेंगे और क़यामत आ जाएगी। मैं ये समझता हूँ कि बिल्कुल रिटर्न ऑन द वॉल है। फेडरल गवर्नमेंट के जो चैलेंजेस है वो उनको पूरे नहीं कर सकी, जो तवक्कुआत थी वो नहीं कर सकी। अब आप देखें, जो आपको पैसा बाहर से आया तो वो भी इनकी इंडोर्समेंट पे नहीं आया, वो भी जिनकी गारंटीज़ पे आया वो लोग जानते हैं कि किन की गारंटीज़ पे आया है और वो गारंटीज़ किसने दी हैं। तो ये मुझे बताइएगा कि फेडरल गवर्नमेंट आपको कहाँ नजर आती है? कैसे आप फिर भी बताएं, इस्लामाबाद तक जिस बंदे को आपने रोका था वो डी चौक भी गया, वो KP हाउस भी पहुंच गया, पहुंचा कैसे? ठीक है, चलें आपका क्या रुकावटें थी? आपने इतनी रुकावटें के बावजूद आपने मोटरवे खोद दी, आपने गाड़ियां तोड़ दी, आपने शेलिंग की। आखिरी चीज मेरे ख्याल में देखे, रुकावटें तो डाली लगता है कि दोनों मिलजुल के ड्रामा कर रहे हैं। ख्वाजा आसिफ साहब भी, ठीक है, वो ख्वाजा आसिफ साहब का बयान भी मैंने कोट कर दिया कि वो जिस तरह से खुद बता रहे हैं कि सॉफ्टवेयर अपडेट करने के लिए वो मुझे तो लगता है कि ठीक है। शाह साहब, मैं अब्दुल्ला साहब देखिए, दोनों मिलजुल के अपना सॉफ्टवेयर अपडेट कर रहे हैं ना, कभी उनका अपडेट होता है कभी इनका अपडेट होता है। ये कौम के साथ क्या कर रहे हैं? जी अब्दुल्ला साहब, ये बानी PTI से मुलाकातों पर हम देख रहे हैं इनका कौन अपडेट कर रहा है, नाम बता देना। शाह साहब, आपका पॉइंट आ गया। बानी PTI से मुलाकातों पर 18 अक्टूबर तक पाबंदी भी आयद कर दी गई है। पख्तूनख्वा हाउस जो कि इस्लामाबाद में पख्तूनख्वा की एक अलामत थी उसको भी सील कर दिया गया है। एक जानिब हम हुकूमत की देख रहे हैं कि जिस तरह से वो इकदाम ले रही है, दूसरी जानिब अभी भी PTI सपोर्टर्स सड़कों पर हैं बगैर किसी लीडरशिप के। क्या इसका मामला आगे कहाँ जाते हुए देख रहे हैं? शो इनका कामयाब होगा? क्योंकि लीडरशिप तो है नहीं। गंडापुर साहब पे तो वैसे ही लोगों के जो डाउट्स थे वो कहीं ना कहीं यकीन में बदल रहे हैं। देखिए आमना साहबा, सीधी सीधी बात है कि PTI में पड़ गई है फूट और कारकुन की कमर गई है टूट। ये तो दूसरी कोई राय नहीं है। लेकिन इससे एक बहुत खतरनाक है, वो ये है कि क्या ये जो लोग PTI से बदजन हो रहे हैं, क्या ये मुस्लिम लीग को ज्वाइन करेंगे या पीपल्स पार्टी को ज्वाइन करेंगे? और अगर ये ज्वाइन नहीं करेंगे तो इसका मतलब है कि एक नौजवानों की इंडिजिनस मूवमेंट जो है, बड़ा क्लियरली कहा जाता है कि एक शख्स का नाम है, वो खान साहब से नहीं, अब जो कहा जा रहा है कि सिर्फ उनको ही हम एतमाद कर सकते हैं, बाकी जो मौजूदा क़यादत है उसको तो पहले ही लोग डाउट्स अपने रिजर्वेशंस भी देते रहे हैं सामने, तो वो क्यों? जी इस सारे मामले के अंदर चीजों को समझना बड़ा जरूरी है। आपको डॉट्स को कनेक्ट करना है। और वो सबसे बड़ी बात यह है कि इस टाइम पे अली अमीन गंडापुर जो थे वो लीड कर रहे थे, बाकी लीडरशिप कहाँ गई थी? वो क्यों नहीं नजर आ रही थी? अली मोहम्मद खान साहब, दीगर लोग, बड़े बड़े गौहर साहब और जितने बड़े बड़े स्टॉलवर्ट्स थे वो कहाँ चले गए? एक बात। दूसरी बात यह है कि अगर ये एक सेंटिमेंट है ना, अगर वो नौजवान इनसे भी बददन हुआ तो फिर वो कहाँ जाएगा? क्या फिर वो अपने तई एक नई मूवमेंट शुरू करेगा? और फिर क्या उसको कोई मोहसिन नकवी साहब रोक पाएंगे? क्या उसको कोई फेडरल गवर्नमेंट रोक पाएगी?
और फिर क्या अगर उसके अंदर कोई सूबाई हुकूमत कुछ कर सकेगी? जहां तक है काम फैसल करीम कुंडी साहब का, गलत बात कर रहे हैं। आप को पहले ही डिनाइल हो चुका है गवर्नर राज के लिए। वो ये चाहते जरूर हैं, ये उनकी ख्वाहिश हो सकती है, लेकिन गवर्नर राज नहीं लग रहा। दूसरी बात जो मेरी इतलात हैं, देखें हमारे सीनियर्स हैं और मैं बहुत एहतराम करता हूं, लेकिन मैं पॉइंट ऑफ अथॉरिटी पे आपको बता रहा हूं कि अली अमीन गंडापुर साहब वो सार कॉम्प्लेक्स बिल्कुल नहीं गए, ना उनको ले जाया गया। उनको जो भी डीलिंग हो रही है वो वहां पेशावर में जो उनके कंसर्न, क्योंकि वो सूबे के साथ एक कंसर्न है और नेचुरली हमारी जो एजेंसीज होती हैं उनका काम होता है कि वो एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज के ऊपर बातचीत करें। और आपको याद है इससे पहले भी अली अमीन गंडापुर साहब माजी के जो कोर कमांडर साहब थे उनके साथ उन्होंने अफ्तारी भी की थी। लेकिन मकसद ये है कि ये तो एक सूबाई मामला है ना, एडमिनिस्ट्रेटिव इशू है। अभी बात आ जाते हैं इसके ऊपर। देखिए जो केपी गवर्नमेंट का एक लॉजेस हैं इस्लामाबाद के अंदर जिसको केपी हाउस कहा जाता है, उसके अंदर सीडीए की कहा गया है कि ये वायलेशन हुई है, ये आज हुई है, इनको अभी पता चला है। और फिर दूसरी बात यह है कि बहुत सारे लोग अली अमीन गंडापुर को ये कह रहे थे कि आप अपने आप को जख्मी कर लें, और आप जख्मी हालत के अंदर केपी असेंबली पहुंचे, खून से आपके कपड़े रंगे हुए हों, ताकि फिर आप एक बिल्कुल एक नया, मैं समझता हूं कि ये एक बड़ा उन्होंने समझदारी का काम किया। मैं यहाँ कहूंगा ये इंतशार को उन्होंने बल्कि मिनिमाइज किया। अब जहां तक बानी चेयरमैन की बात है कि उनके ऊपर पाबंदी है, तो 18 तारीख को पाबंदी है यकीनन, और इसके ऊपर काम होगा। लेकिन इससे सबसे ये हुआ, ये डू और डाई का मामला ही था, लेकिन नतीजा ये निकला कि बाकी सारे मामलात जो है वो हाथ से निकल गए। और फिर आर्टिकल 245 के जरिए अगर अफवाज को बुलाना था तो पहले क्यों नहीं बुलाया गया? दिस शोज कि गवर्नमेंट जो है वो इनकॉम्पिटेंट है। गवर्नमेंट जो है वो इस्लामाबाद की पुलिस से और जो एक्स्ट्रा पुलिस उन्होंने पंजाब से और दीगर मुजाफात से बुलाई थी वो कंट्रोल करने में नाकाम हुए, या वो चाहते ही नहीं थे कि वो कामयाब हो। आप ये देखें ना, मैं पहले दिन से इस बात का दाई हूं कि अगर कानून साजी करनी थी तो पीडीएम 1 हक हुकूमत में जब उनके पास सब चांसेस थे और एक राजा रियाज ऑपोजिशन में था, तो तब उन्होंने कानून साजी क्यों नहीं की? इसका मतलब यह है कि जो फोर्सेज ऑफ चेंज है वो फोर्सेज ऑफ स्टेटस को के सामने आके खड़ी हो रही हैं, और ये जानबूझ के हो रहा है, ये डिजाइन के जरिए हो रहा है। और इसको हम समझें, देखें वो तो ये चाहते हैं कि ये इंप्रेशन दिया जाए कि जनाब उनके बैक डोर कोई खुफिया ताल्लुकात हो रहे हैं। देखें एक ट्विटर के ऊपर मारफोर अकाउंट है और वो बहुत ही अहम अकाउंट है, आप उसको डिनाई नहीं कर सकते, क्योंकि उसके ऊपर आज ये बताया गया है, अभी की ये मौजूद है कि जिसके अंदर उन्होंने कहा किसी किस्म की कोई मुलाकात नहीं हुई, ना कोई अली अमीन गंडापुर साहब के साथ। तो ख्वाजा आसिफ साहब से भी सवाल पूछना चाहिए ना, जो इस तरह के डाउट्स मजीद डाल रहे हैं। देखिए मेरा ख्याल है अब्दुल्ला साहब की अपनी राय है, लेकिन मैं अपनी बात पे मैं कायम हूँ कि वहाँ जहाँ जाया गया उनसे बहुत सारी बातें हुई हैं। ठीक है, चलें ये आपकी खबर है। जुल्फ़िकार साहब की जानिब चलते हैं। जुल्फ़िकार साहब, महमूद खान अचकज़ई साहब जो कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान इनको लीड कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि जो पीटीआई का जो एहतजाज है इसको अब हम एक्सपैंड करके बलूचिस्तान तक भी लेकर जाएंगे। क्या यहाँ पर शो इतना सक्सेसफुल रहा है? यहाँ तो लीडरशिप दिखाई नहीं दी, तो बलूचिस्तान में किस तरह से ये लोग निकालेंगे और इसको एक्सपैंड करने का सोच रहे हैं? ये आपको लग रहा है कि इस पे इम्प्लीमेंट हो पाएगा? देखिए मैं एक दो बातें ज़रूर करना चाहूँगा। देखिए ओवरऑल मुझे ये बज़ाहिर जो तमाम मामला थे, लोगों का ये ख्याल था कि ये एहतजाज इतना बड़ा एहतजाज होगा, वफाकी गवर्नमेंट को घुटने टेकने पर मजबूर कर देंगे। हुकूमत को भी बज़ाहिर लग रहा था जो तैयारियां थी। अमीन गंडापुर साहब ने समझदारी, होशमंदी, दानिशमंदी से उन्होंने काम लिया। हुकूमत ने होशमंदी दानिशमंदी से काम लिया। दोनों ने मुका करके कुछ किया, लेकिन उस चीज़ को एवर्ट कर दिया गया। और ये बिल्कुल जाहिर है कि लोगों का ख्याल था कि तमाम लीडरशिप जो इस वक्त बाहर है वो इस एहतजाज में होंगे, नज़र नहीं आए। अली अमीन गंडापुर छाए रहे, और अली अमीन गंडापुर की एक शख्सियत लोगों में ये है कि बहुत गुस्से वाले, मारदाड़, जो ज़बान में जो मुंह में आया वो उन्होंने निकाल दिया, किसी का लिहाज नहीं करना उन्होंने। शायद वो कारकुन जो फॉलो करते हैं उसको वो यही चाहते थे। जो समझदार, होशमंद और संजीदा जो उसमें वो है वो दूर रहे तमाम इससे, और ये मामला थे। अब आ गए, अब आप कहते हैं कि साथ उन्होंने जो वो जमाती इत्तेहाद उन्होंने बनाया
प्रोटेक्शन ऑफ जो कॉन्स्टिट्यूशन को वो किस हद तक उनके आपने देख लिया कि उस एहतजाज में किधर थे, दूसरे एहतजाज में ज़रूर वो थे, लेकिन यहाँ पर वो नज़र नहीं आए। अब बलूचिस्तान में महमूद खान अचकज़ई की जो की पार्टी है, उनका एक उनके जी अचकज़ई, महमूद खान अचकज़ई साहब, उनके जो उनकी फॉलोइंग है, ज़ाहिर है उनके पास स्ट्रीट पावर है, वो ज़रूर उसमें होंगे। उसके साथ दूसरी दीगर जमातें हैं, वो उनके साथ अगर उनके लीडर होंगे वो भी स्ट्रीट पावर में उनके साथ होंगे। लेकिन पीटीआई की कोयटा के अगर आसपास जो एरियाज़ हैं वहाँ पर ज़रूर उनकी है। इनके अलावा उनका एक एमएनए यहाँ है कोयटा से, उसके अलावा कोई आपके अगर उसमें देखें दूसरी जगह उनकी वो नहीं है। लेकिन वो ज़रूर कोशिश करेंगे, और ये बात आपकी सही है कि लोगों को कैसे निकालेंगे। पीटीआई की यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर कोशिश करना है बलूचिस्तान नेशनल पार्टी सरदार अख्तर मैंगल ने, महमूद खान अचकज़ई साहब ने, उन्होंने जो है यहाँ अपने जो लोगों को लाना है और ये बावर कराना है जैसे ये दोनों पार्टियाँ जब मियां नवाज शरीफ के साथ थी और उन्होंने जब एहतजाज किया तो आप ये कह लें कि झंडों से लेकर पता चलता था। हालांकि मुस्लिम लीग कोयटा शहर में जो उर्दू बोलने वाले पंजाबी स्पीकिंग लोग हैं उनमें काफ़ी वो रही हैं, पीपल्स पार्टी और वो उनका वो रहा है, लेकिन पीटीआई का ऐसा नज़र नहीं आता। लेकिन ये पिछले कुछ अरसे से ज़रूर वो जो उनके जो नॉर्थ के एरिया है कोयटे के, उसमें उनकी फॉलोइंग है और जलसा जुलूस में वो कुछ निकलते रहे हैं। अब अगर ये आते हैं तो जरूर सर, लेकिन सवाल मैं नहीं कहता हूं कि लाखों में लीडरशिप पीटीआई की अपनी लीडरशिप जब नहीं निकली, हजारों में जरूर होगा आपका, तो महमूद खान अचकज़ई साहब क्या इस मामले को संजीदगी से लेकर क्या लोगों को निकाल पाएंगे, या ये सिर्फ बयान की हद तक अभी तक मामला दिखाई दे रहा है? मैंने आमना देखिए, मैंने कहा कि महमूद खान अचकज़ई साहब की जो शख्सियत है वो अगर इस्लामाबाद में या कराची या लाहौर में वो लोगों को ना निकाल सके, कोयटा उनका घर है, वहाँ ज़रूर वो लोगों को निकाल पाएंगे। उनके कारकुन, उनके हालांकि दो धड़े में वो तकसीम हो गया, उनकी पार्टी जो है 2 धड़े में तकसीम हो गया। सर, आपका एक दूसरा ग्रुप उनसे बिल्कुल अलग। तमाम का शुक्रिया अदा करूंगी। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है, आपसे मुलाकात होगी कल। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।